नमस्कार। आज हम सिम्युलेट नाम के एक सॉफ्टवेयर की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास असाइनमेंट ऑन क्लिक की एक गाइड है और हमारा मकसद है इसे समझना कि यह है क्या, कैसे काम करता है और अलग-अलग लेवल पर इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए अगर किसी फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन या मान लीजिए अस्पताल का इमरजेंसी रूम, उसका एक चलता फिरता मॉडल हम कंप्यूटर पर बना सकें और देख सकें कि चीजें कहाँ अटक रही हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर उसमें बदलाव करके ये परख सकें कि क्या बेहतर काम करेगा, वो भी बिना असल दुनिया में कोई गड़बड़ी किए। सिमुलेट इसी काम को संभव बनाता है। बिल्कुल। सिमुलेट, जिसे डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, मतलब डीईएस, ये इस कैटेगरी में आता है। ये ऐसे सिस्टम्स का मॉडल बनाता है जहां चीजें लगातार नहीं बदलती, बल्कि किसी खास घटना यानी इवेंट पर बदलती हैं। अच्छा, जैसे? जैसे कोई ग्राहक लाइन में लगा या कोई मशीन ने अपना काम पूरा किया। इसका मेन मकसद है प्रोसेस को समझना और उसे बेहतर बनाना। ये कंटिन्यूस सिमुलेशन से अलग है, वो अलग चीज है। तो मतलब सीधी भाषा में कहें तो ये एक विजुअल तरीका है किसी सिस्टम को समझने का, चाहे वो फैक्ट्री हो, सप्लाई चेन, कोई अस्पताल या कॉल सेंटर। हम देख सकते हैं कि वर्क आइटम्स, मतलब जो भी चीज सिस्टम से गुजर रही है ना, जैसे उत्पाद, मरीज या ग्राहक, वो कैसे आगे बढ़ते हैं, कहाँ रुकते हैं, ये सब। हाँ, बिल्कुल। और इसकी कुछ बातें हैं जो इसे खास तौर पर उपयोगी बनाती हैं। पहली तो है इसका विजुअल इंटरफेस। स्क्रीन पर चीज़ों को, मतलब वर्क सेंटर, क्यू वगैरह को माउस से खींचकर अपनी जगह पर रखने की सुविधा, जिसे ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। इससे मॉडल बनाना काफ़ी आसान हो जाता है, खासकर उनके लिए जो शायद कोडिंग ना जानते हो। और साथ ही आप सिमुलेशन को चलते हुए देख सकते हैं, विजुअल मॉडलिंग। इससे यह समझना आसान होता है कि मॉडल सही काम कर रहा है या नहीं। हाँ, ये समझना आसान हो जाता होगा। बिल्कुल। और नतीजों को दूसरों को समझाना भी सरल हो जाता है। यानी कि जो हो रहा है वो स्क्रीन पे दिखता भी है। हाँ, दिखता है। इसके अलावा ये बाहरी डेटा से भी जुड़ सकता है, जैसे एक्सेल। आप रियल वर्ल्ड डेटा, मान लीजिए ग्राहक कितनी देर में आ रहे हैं, उसका डेटा इस्तेमाल करके सिमुलेशन चला सकते हैं। रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन कहते हैं इसे। अच्छा। और जब सिमुलेशन पूरा होता है तो ये डिटेल रिपोर्ट देता है, जैसे औसत इंतजार का समय, कौन सा रिसोर्स कितना व्यस्त रहा, कुल कितना काम हुआ, इस तरह की चीजें, जैसे आप आगे विश्लेषण के लिए एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कस्टमाइजेबल आउटपुट होते हैं। और ये किसके लिए है? मतलब क्या ये सिर्फ बड़े एक्सपर्ट्स के लिए है या कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, यही इसकी खूबी है। ये स्केलेबल है, मतलब शुरुआत करने वाले सरल मॉडल बना सकते हैं, और जो अनुभवी उपयोगकर्ता हैं वो बहुत जटिल बड़े पैमाने के सिमुलेशन भी बना सकते हैं। और जो लोग ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं उनके लिए विजुअल लॉजिक है। विजुअल लॉजिक, ये क्या है? ये एक तरह की स्क्रिप्टिंग भाषा है, पर इसमें ज्यादातर काम विजुअली ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है। कोड कम लिखना पड़ता है। इससे सिमुलेशन के अंदरूनी तर्क और व्यवहार को आप अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रहा है? जैसा कि गाइड में बताया गया है, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, सर्विस इंडस्ट्री, ऐसा लगता है कि जहां भी प्रक्रियाएं हैं, जहां भी कोई प्रोसेस है, वहां इसकी जगह बन सकती है। सही कहा आपने। सिम्युलेट की लोकप्रियता के पीछे कुछ कारण है। एक तो जैसा हमने कहा, इस्तेमाल में आसानी। कई दूसरे सिम्युलेशन टूल्स के मुकाबले इसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली माना जाता है। ये अपेक्षाकृत किफायती भी है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ इसका अच्छा तालमेल है। एक्सेल, विजियो, वीबीए। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी? हाँ, और तेजी से मॉडल बनाने की क्षमता इसे उन व्यवसायों के लिए आकर्षक बनाती है जो अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना चाहते हैं, भले ही उनके पास बहुत गहरी तकनीकी विशेषज्ञता ना हो। चलिए मान लीजिए कोई इसे आजमाना चाहता है, तो शुरुआत कैसे होती है? गाइड के मुताबिक तो ये काफी सीधा लगता है। सॉफ्टवेयर उनकी वेबसाइट simulate.com से डाउनलोड करके विंडोज पर इंस्टॉल हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि एक मुफ्त ट्रायल भी है। इंटरफेस भी साफ सुथरा बताया गया है। एक टूलबार है, एक कैनवस जहां मॉडल बनता है और मेन्यू वगैरह। F1 दबाने पर मदद भी मिल जाती है। गाइड में एक बैंक का उदाहरण दिया गया है, बहुत सरल सा। मान लीजिए एक बैंक है जिसमें एक ही टेलर है, तो इसका मॉडल बनाने के लिए आप स्क्रीन पर कुछ बुनियादी चीजें खींच कर लाते हैं। एक एंट्री पॉइंट जहां ग्राहक आते हैं, एक क्यू या स्टोरेज एरिया जहां वो इंतजार करते हैं। हाँ, लाइन। फिर एक वर्क सेंटर जो टेलर का काउंटर है, और एक एग्जिट पॉइंट जहां से वे जाते हैं। फिर इनको तीरों से जोड़ देते हैं ताकि पता चले ग्राहक किधर से किधर जाएगा, है ना? बिल्कुल। फिर हर चीज की सेटिंग करनी होती है, जैसे ग्राहक कितनी देर में आते हैं। अब यहाँ सिर्फ औसत बता देना काफी नहीं,
असल दुनिया में तो अनियमितता होती है, रैंडमनेस। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन चुन सकते हैं, जैसे औसतन हर 5 मिनट में, लेकिन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके, मतलब कभी थोड़ा जल्दी, कभी थोड़ा देर से। और टेलर को कितना समय लगता है, इसके लिए भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चुन सकते हैं। मान लीजिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, औसतन 4 मिनट। ये सब सेट करने के बाद आप सिमुलेशन को चलाते हैं, मान लीजिए 8 घंटे के कारोबारी दिन के लिए। आप ग्राहकों को सिस्टम से गुजरते हुए देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखेगा वो। और फिर रिजल्ट्स मैनेजर में नतीजे देखते हैं, जैसे औसत इंतजार कितना रहा, टेलर कितने प्रतिशत समय व्यस्त रहा, कुल कितने ग्राहकों को सेवा मिली। और यहीं इसका असली फायदा दिखता है ना। मान लीजिए नतीजे दिखाते हैं कि कतारें बहुत लंबी हैं, टेलर बहुत व्यस्त है, तो आप तुरंत एक क्या हो अगर यानी व्हाट इफ सवाल पूछ सकते हैं। भाई अगर हम एक और टेलर जोड़ दें तो क्या होगा? हाँ, आप ये बदलाव मॉडल में करते हैं, दोबारा चलाते हैं और नए नतीजे देखते हैं, बिना असल में कोई खर्चा किए या बदलाव किए। बिल्कुल सही। और इस शुरुआती स्तर पर कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है, जो अच्छे मॉडल बनाने की नींव हैं। एक तो है वर्क आइटल्स। ये वो इकाइयां हैं जो सिस्टम से गुजरती हैं। बैंक वाले उदाहरण में ग्राहक हो गए, फैक्ट्री में कोई पार्ट या उत्पाद हो सकता है। ठीक है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन। ये सांख्यिकीय तरीके हैं जिनसे आगमन या सेवा समय में जो असल दुनिया की अनियमितता होती है, रैंडमनेस, उसे मॉडल किया जाता है। इससे मॉडल ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा रियल बनता है। फिर रूटिंग। ये तय करता है कि वर्क आइटम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे। सीधा रास्ता है या कुछ प्रतिशत एक तरफ, कुछ दूसरी तरफ, या शायद प्राथमिकता के आधार पर। अच्छा। और दो और चीजें हैं, वार्म अप पीरियड। सिमुलेशन शुरू होते ही तुरंत आंकड़े लेना सही नहीं होता, क्योंकि सिस्टम शुरू में खाली होता है ना। तो ये वो शुरुआती समय है जिसके आंकड़े गिने नहीं जाते, ताकि सिस्टम एक स्थिर अवस्था में आ जाए। ओके, ताकि शुरुआती गड़बड़ी ना आए नतीजों में। हाँ, बिल्कुल। और फिर है रिजल्ट्स कलेक्शन पीरियड। वार्म अप के बाद का वो समय जिसके दौरान वास्तव में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। ये बातें सरल लग सकती हैं, पर सटीक और भरोसेमंद नतीजे पाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो हुई बुनियादी बातें, काफी सीधी लगती हैं वैसे। लेकिन असल दुनिया के सिस्टम तो ज्यादा पेचीदा होते हैं, उनमें तो बहुत कुछ होता है। तो जब मॉडल को और गहराई देनी हो तब क्या होता है? हाँ, तो यहीं पर मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट लेवल की क्षमताएं काम आती हैं। अब आप मॉडल में और बारीकियां जोड़ सकते हैं, जैसे संसाधन या रिसोर्सेज। मान लीजिए किसी काम को करने के लिए सिर्फ मशीन काफी नहीं, एक ऑपरेटर भी चाहिए। आप इन संसाधनों को मॉडल में डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी कमी या उपलब्धता का क्या असर पड़ता है। अच्छा, जैसे लोग या खास उपकरण? हाँ, फिर बैचिंग। कई बार काम एक एक करके नहीं होता, बल्कि समूह में होता है, जैसे ओवन में एक साथ 10 रोटियां सेकना। इसे बैचिंग कहते हैं। आप ये भी मॉडल कर सकते हैं। फिर लेबल एक्शन। आप वर्क आइटम्स पर लेबल लगा सकते हैं, जैसे किसी ग्राहक को वीआईपी मार्क कर दिया। फिर इन लेबल्स के आधार पर आप नियम बना सकते हैं, जैसे वीआईपी ग्राहक को अलग काउंटर पर भेजना या उसे प्राथमिकता देना। अच्छा, ये तो काफी कस्टमाइजेशन हो गया। बिल्कुल। और उन्नत रूटिंग नियम। अब आप ज्यादा जटिल नियम बना सकते हैं। 70% ग्राहक काउंटर ए पर जाएं, 30% काउंटर बी पर। या फिर अगर कतार बहुत लंबी है तो ग्राहक शायद सिस्टम से बाहर ही चले जाएं, या किसी खास लेबल वाले आइटम को कहीं और भेज दें। और वो विजुअल लॉजिक जिसकी बात हमने शुरू में की थी, वो यहाँ कैसे फिट होता है? विजुअल लॉजिक यहाँ बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जैसा मैंने कहा, ये पारंपरिक कोडिंग जैसा नहीं है, ज्यादातर ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है। आप जटिल नियम बना सकते हैं, जैसे शर्त आधारित तर्क, मतलब अगर ऐसा हो तो वैसा करो। जैसे अगर कतार में 10 से ज्यादा लोग हों तो एक अतिरिक्त टेलर को काम पर लगाओ। अरे वाह! या गतिशील अपडेट। काम की प्रकृति के आधार पर लगने वाला समय बदल सकता है। जैसे किसी मुश्किल केस वाले मरीज पर डॉक्टर को ज्यादा समय लगेगा, आप इसे मॉडल कर सकते हैं। और कस्टम आउटपुट भी। आप अपनी जरूरत के खास मैट्रिक्स ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कितने प्रतिशत ग्राहकों को 5 मिनट के अंदर सेवा मिली। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग पारंपरिक कोडिंग से मान लीजिए हिचकते हैं, वे भी काफी शक्तिशाली सिमुलेशन मॉडल बना सकते हैं। ये तो तकनीक को ज्यादा लोगों की पहुंच में लाता है। बिल्कुल। और इस स्तर पर डेटा का लेन देन भी अहम हो जाता है। आप एक्सेल से वास्तविक आगमन दर या प्रोसेसिंग टाइम इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा। और नतीजों को विश्लेषण के लिए एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डेटाबेस से सीधे कनेक्शन ओडीबीसी के जरिए, वो भी संभव है। और अलग-अलग क्या हो अगर परिदृश्यों को, सिनेरियोज को परखने का कोई व्यवस्थित तरीका है इसमें? हाँ, उसके लिए ट्रायल मैनेजर है।
आप कई सारे प्रयोग, कई सारे ट्रायल्स एक साथ सेट कर सकते हैं, जैसे 1 टेलर के साथ चलाओ, फिर 2 टेलर के साथ, फिर 3 टेलर के साथ, और फिर सिमुलेट उन सभी को चलाकर नतीजों की तुलना करने में मदद करता है। और सिनेरियो मैनेजर अलग-अलग मॉडल सेटअप को सहेजने और उनकी तुलना करने के काम आता है। गाइड में एक फैक्ट्री का उदाहरण भी है, इंटरमीडिएट लेवल का। मान लीजिए 2 प्रोडक्शन लाइनें हैं, पर ऑपरेटर एक ही है जो दोनों को देखता है, शायद एक लाइन को प्राथमिकता देते हुए। और अगर किसी लाइन में माल बहुत जमा हो जाए तो विजुअल लॉजिक से उस लाइन में नया माल आना बंद कर दिया जाए। यहाँ आप ऑपरेटर कितना व्यस्त है, माल कितना जमा हो रहा है यानी वर्क इन प्रोग्रेस, और कुल उत्पादन यानी थ्रूपुट कितना है, इन सब पर ध्यान देंगे। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। अब बात करते हैं उन्नत स्तर की, एडवांस लेवल की। यहाँ उपयोगकर्ता सिमुलेट की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं, खासकर एडवांस्ड विजुअल लॉजिक का। इसमें क्या क्या शामिल है? जैसे लूप्स और एरे का इस्तेमाल करके वर्क आइटम्स या संसाधनों की लिस्ट पर आप जटिल ऑपरेशन कर सकते हैं। लूप्स और एरे, ये तो प्रोग्रामिंग जैसे शब्द है। हाँ, लेकिन विजुअल तरीके से। आपको कोड नहीं लिखना पड़ता। फिर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जिनसे आप पूरे सिमुलेशन में जानकारी ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कुल लागत कितनी हुई या कुल प्रदूषण कितना हुआ। एक्सटर्नल कॉल्स के जरिए सिमुलेट को दूसरे सॉफ्टवेयर से बात करने की सुविधा मिलती है, जैसे कोई VBA मैक्रो हो या कोई बाहरी सिस्टम। ओके। और इवेंट बेस्ड लॉजिक भी बना सकते हैं, यानी किसी खास समय पर या किसी खास घटना के होने पर कोई एक्शन ट्रिगर करना, जैसे हर 8 घंटे में मशीन का ब्रेकडाउन सिमुलेट करना या किसी तय समय पर मेंटेनेंस शेड्यूल करना। ये तो काफी जटिल लगता है। इसका कोई ठोस उदाहरण है? गाइड में अस्पताल के इमरजेंसी विभाग यानी ED का जिक्र है। हाँ, ED का सिमुलेशन एक बहुत अच्छा उन्नत उदाहरण है। सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स होता है वो। अलग अलग गंभीरता वाले मरीज आ रहे हैं, कुछ बेहद गंभीर इमरजेंसी वाले, कुछ जरूरी यानी अर्जेंट, कुछ नॉन अर्जेंट। हाँ बिल्कुल। लॉजिक से मॉडल किया जा सकता है। मरीजों पर लेबल लगाकर उनकी स्थिति और ज़रूरतें ट्रैक की जाती हैं, जैसे ये किस तरह का मरीज है, इसे किस इलाज की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण, विजुअल लॉजिक का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि गंभीर मरीजों को प्राथमिकता मिले, भले ही दूसरों को ज़्यादा इंतजार करना पड़े। सही बात है, इमरजेंसी में तो यही होता है। हाँ, और नतीजों में आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के मरीजों को औसतन कितना इंतजार करना पड़ा, डॉक्टर और नर्स कितने प्रतिशत समय व्यस्त रहे, कितने बिस्तरों का उपयोग हुआ। इस तरह के मॉडल से अस्पताल प्रबंधन ये समझ सकता है कि अच्छा, अगर हम ज़्यादा स्टाफ रखें या मरीजों के आने जाने का रास्ता बदलें या ट्रायाज का तरीका बदलें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो वाकई में योजना बनाने का शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। और जब सिस्टम बहुत बड़े होते हैं, जैसे हजारों आइटम वाला कोई बड़ा गोदाम, तो एक हाई वॉल्यूम मोड होता है। वो सिमुलेशन को तेजी से चलाने में मदद करता है, भले ही उसमें विजुअल एनिमेशन कम हो जाए या बंद हो जाए। परफॉर्मेंस के लिए? हाँ, परफॉर्मेंस के लिए। और जटिल सिस्टम को सब विंडोज में तोड़कर मॉडल करना भी संभव है। जैसे पूरी सप्लाई चेन का मॉडल बनाते समय हर फैक्ट्री या गोदाम को एक अलग सब विंडो में बनाना और फिर उन्हें आपस में जोड़ना। इसके अलावा आप वास्तविक दुनिया की और बारीकियों को शामिल कर सकते हैं, जैसे चेंज ओवर टाइम्स, मतलब एक तरह का उत्पाद बनाने के बाद मशीन को दूसरी तरह के उत्पाद के लिए तैयार करने में लगने वाला समय। हाँ, ये तो फैक्ट्रियों में बहुत होता है। और डाउन टाइम भी, मतलब मशीन का खराब होना, उसे भी मॉडल कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन भी उन्नत हो जाता है। आप विजुअल में बने फ्लोचार्ट को सीधे सिमुलेशन में बदल सकते हैं या SQL XML के जरिए सीधे कंपनी के डेटाबेस से जुड़ सकते हैं। ये सब सुनने के बाद ये जानना दिलचस्प है कि असल दुनिया में इसका क्या असर हुआ है। क्या गाइड में कुछ वास्तविक उदाहरण दिए गए? हाँ, और वो काफी प्रभावशाली हैं। जैसे एक केबल फैक्ट्री ने अपनी उत्पादन प्रक्रिया को मॉडल किया, लेआउट और संसाधन आवंटन का मूल्यांकन किया और उससे उनका थ्रूपुट, मतलब कुल उत्पादन 20% बढ़ गया। 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और एक अस्पताल ने अपने इमरजेंसी विभाग का सिमुलेशन करके मरीजों का औसत इंतजार समय 2 घंटे से घटाकर 45 मिनट कर दिया। 2 घंटे से 45 मिनट? ये तो मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। बिल्कुल। एक लॉजिस्टिक्स कंपनी ने गोदाम का डिजाइन बदलकर ऑर्डर पूरा करने का समय 15% कम कर दिया। और एक कॉल सेंटर ने स्टाफिंग के अलग अलग तरीके आजमाकर औसत कॉल इंतजार समय 30 सेकंड घटा दिया। और संक्षेप में बता दूं कि सिम्युलेट के मुख्य रूप से 2 संस्करण आते हैं। एक सिम्युलेट बेसिक, जो शुरुआती लोगों के लिए है, जिसमें मुख्य विशेषताएं हैं, और दूसरा सिम्युलेट प्रोफेशनल, जिसमें सारी विशेषताएं हैं, विजुअल लॉजिक और इंटीग्रेशन वगैरह सब शामिल हैं। ये जटिल परियोजनाओं के लिए है और सीखने के लिए भी मदद मिल जाती है। हाँ, काफी संसाधन उपलब्ध हैं।
उनकी आधिकारिक ई-बुक्स हैं, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल हैं, हेल्प सेंटर है, ट्रेनिंग क्लास भी होती हैं और एक पूरी किताब भी है, लर्निंग सिम्युलेट द कंप्लीट गाइड। इसके अलावा ऑनलाइन कम्युनिटी फोरम और यूजर ग्रुप भी हैं और उनकी सपोर्ट टीम तो है ही, ईमेल, फोन या चैट के जरिए। और हाँ, प्रभावी ढंग से सिमुलेशन का उपयोग करने के लिए कुछ अच्छी आदतें हैं या कहें सर्वोत्तम अभ्यास, बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहला तो सरल शुरुआत करें। सीधे बहुत बड़ा और जटिल मॉडल बनाने के बजाय छोटे मॉडल से शुरू करें। सुनिश्चित करें कि आपकी मान्यताएं सही हैं, मॉडल सही काम कर रहा है, फिर धीरे धीरे उसे बड़ा करें। दूसरा, मॉडल को मान्य करें, मतलब वैलिडेट करें। एनिमेशन देखकर और छोटे डेटा सेट से जांच करके पुष्टि करें कि मॉडल आपकी अपेक्षा के अनुसार ही व्यवहार कर रहा है, कहीं कुछ अजीब तो नहीं हो रहा। हाँ, ये जरूरी है। तीसरा, मान्यताएं दर्ज करें। आपने जो भी अनुमान लगाए हैं, जैसे आगमन दर क्या है, सेवा समय कितना है, रूटिंग के नियम क्या हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से लिखें ताकि बाद में पता रहे कि मॉडल किस आधार पर बना है। चौथा, व्यापक परीक्षण करें। एक दो बार सिमुलेशन चलाने से नतीजे भरोसेमंद नहीं होते, क्योंकि इसमें रैंडमनेस होती है। कई बार चलाएं, कई ट्रायल करें ताकि औसत और उतार चढ़ाव दोनों को समझ सकें। ठीक है। और पांचवां, समर्थन का लाभ उठाएं। अगर कहीं अटकें, कोई समस्या आए, तो सिमुलेट के जो संसाधन हैं उनका और समुदाय का उपयोग करें। अलग अलग उद्योगों को अपनी जटिल प्रक्रियाओं को समझने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। शुरुआती लोगों के लिए भी आसान है और विशेषज्ञों के लिए भी शक्तिशाली है। बिल्कुल। और अंत में बस एक विचार साझा करना चाहूंगा। सिमुलेशन का मकसद सिर्फ सही जवाब ढूंढना या सबसे अच्छा समाधान खोजना ही नहीं होता है। उतना ही महत्वपूर्ण है किसी सिस्टम की गतिशीलता को समझना, मतलब कैसे अलग अलग हिस्से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और अलग अलग फैसलों में शामिल समझौतों को पहचानना। ट्रेड ऑफ्स जैसे हो सकता है आप लागत घटाने के लिए एक टेलर कम कर दें, लेकिन उससे ग्राहकों का इंतजार का समय बढ़ जाए। ये एक ट्रेड ऑफ है। हाँ। तो सिर्फ संख्याओं से आगे बढ़कर इन अंदरूनी रिश्तों और समझौतों को समझना, ये किसी के अपने क्षेत्र में समस्याओं को हल करने के तरीके को कैसे बदल सकता है, यह सोचने वाली बात है। बहुत दिलचस्प। इसी विचार के साथ सिमुलेट पर हमारी ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।